हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरसीसी, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना एसएससी जेई का पीवाईक्यू सेशन, जिसके अब तक हमने टोटल 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और आपने भी उन सभी पार्ट्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा डियर। ये मेरा पार्ट 6 है। इस पार्ट में भी हम उसी तरह से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे तरह हमने अपने प्रीवियस पार्ट को कवर किया था। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के। आज के इस सेशंस का ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। रीजन है क्यों गलत करेंगे, ये आज हम ये प्रॉपरली तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, क्वेश्चंस में बोला गया है आपके पास कि इन विच बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। क्या बोल रहा है कि एक आपके पास बीम है जिसमें जो टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील है वो क्या है, ग्रेटर है आपके कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट से। तो यहाँ पे जो ये कंबाइंड वर्ड्स आया है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काम का है। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया है तो डेफिनेटली आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाओगे। अगर यहाँ पर बात करते हैं आपके सेक्शंस की, आरसीसी सेक्शंस में अगर हम बात करते हैं कि जो सर आपके पास आरसीसी सेक्शंस होते हैं वो मेनली हमारे पास एक तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम होते हैं। कौन से होते हैं सर आपके पास, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम होता है आपके पास, और दूसरा होता है आपके पास डबली रेनफोर्स्ड बीम होता है। दूसरा कौन सा होता है सर आपके पास, डबली रेनफोर्स्ड बीम होता है। ठीक है, कुछ इसी तरह से होते हैं। और जो आपके पास ये सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शंस होते हैं इनको भी डिफरेंट टाइप के सेक्शंस होते हैं जो बेस्ड होते हैं उसके स्टील के ऊपर। क्लियर है, जिसमें से हम कह सकते हैं कि आपके पास जो सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शंस हो सकता है वो सर मेरे पास बैलेंस सेक्शंस भी हो सकता है सर। आपके पास वो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शंस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो सकता है, और आपके पास ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन भी हो सकता है। बट जब हम बात करते हैं आपके डबली रेनफोर्स्ड सेक्शंस की, तो डबली रेनफोर्स्ड सेक्शंस में भी आपके बैलेंस सेक्शंस भी हो सकता है, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शंस भी हो सकता है, और ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स को डाउट होता है क्या सर इसमें भी होता है, बिल्कुल होता है जी, बैलेंस भी होता है आपके पास, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शंस भी होता है, और आपके पास ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शंस है। बट हाँ, जब हम इसको एज ए डिजाइन कवर करते हैं तो डिजाइन में हम इनको डिस्कस नहीं करते हैं, वहां पे सिर्फ हम डबली रेनफोर्समेंट के कंसेप्ट को ही डिजाइन और एनालिसिस पार्ट में कवर किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बनाना चाहूँ कि जो सर मेरे पास यहाँ पर किसकी बात करेंगे, हम पहले सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की बात करेंगे, और दूसरा मैं किसकी बात करूंगा सर, आपके डबली रेनफोर्समेंट की बात करूंगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मैं क्यों समझा रहा हूं, ये मैं इसीलिए समझा रहा हूं ताकि जो ये क्वेश्चंस है इसका कंसेप्ट आप समझ पाओ। कंसेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होगा डियर। देखिएगा क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की बात कर रहे हैं, तो ये जो सेक्शंस है आपके पास, ये मान लेते हैं आपके क्या है, विड्थ है, तो जिसको मैं स्मॉल बी भी लिख सकता हूं और कैपिटल बी भी लिख सकता हूं। उसी तरह से यहाँ पे भी मैं इसको स्मॉल बी भी लिख सकता हूं और कैपिटल बी भी लिख सकता हूं डियर। क्लियर है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगी, सेक्शंस की ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी। तो ये मैं क्या कर लेता हूं सर, मेरे पास ये सेक्शंस की ओवरऑल डेप्थ हो गई है, वो चाहे मेरे पास सिंगली बीम हो चाहे मेरे पास डबली बीम हो। क्लियर हो, तो ये मेरे पास ये हो गया, और आपके पास ये भी हो गया, और ये भी हो गया, आपके पास ये भी हो गया, और आपके पास स्मॉल डी नहीं लिख रहा हूं मैं, ओवरऑल डी मतलब कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब जो मेरे पास ये सेक्शंस है आरसीसी के, इन सेक्शंस को मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब इन सेक्शंस को मैं दो पार्ट से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक एक्सिस आएगी जिसको मैं क्या बोलूंगा सर, न्यूट्रल एक्सिस आएगी। न्यूट्रल एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो आपका कंप्रेशन होता है, जबकि न्यूट्रल एक्सिस वाला पार्ट आपका नीचे टेंशन होता है। तो देखिएगा ये वाला पार्ट सर मेरा कंप्रेशन है और नीचे वाला पार्ट सर मेरे पास टेंशन है। यहाँ पे भी सर मेरे पास कंप्रेशन है, यहाँ पे मेरे पास टेंशन है। क्लियर है, अब आप सभी को ये चीज मालूम है कि जब हमने पीसीसी का जो स्ट्रक्चर्स बनाया था, जो सर कंक्रीट में तो स्ट्रॉन्ग था बट टेंशन में वीक था, तो उस टेंशन को कैरी करने के लिए हमने किसका यूज किया था सर, रेनफोर्स्ड मटेरियल का यूज किया था। रेनफोर्स्ड मतलब स्ट्रेंथन जो प्रोवाइड करते हैं आपको, जिसमें हमने स्टील यूज किया। तो जब मैं सिंगली रेनफोर्स की बात करता हूं तो मैं कहां पे अपना रेनफोर्स प्रोवाइड करूंगा, जहां पे टेंशन आ रहा है। तो मान लेते मेरे पास ये
रेक्टेंगुलर सेक्शंस है और ये मेरे पास क्या है सर, AST है। तो यहाँ पे सिर्फ आपके टेंशन जोन में ही क्या है, आपका एरिया ऑफ स्टील मैंने प्रोवाइड किया है। बट जब मैं डबली रेनफोर्समेंट की बात करता हूं तो डबली रेनफोर्स के केस में क्या होता है सर, आप दोनों केसेस बोले में तो आप टेंशंस में भी AST प्रोवाइड करते हैं जिसको आप AST बोलते हैं, और आप उसके कंप्रेशन जोन में भी कुछ मेन बार्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो भी आप दिखा दीजिएगा, कुछ सर मेन बार्स प्रोवाइड करते हैं जिनको हम सर क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे इन दोनों सेक्शंस में कॉमन चीजें क्या है, अब वो देखिएगा। ये जो सेक्शंस है आपका पहला, जिसमें आपका कंप्रेशन दिखाई दे रहा है, न्यूट्रल एक्सिस के जो ऊपर का पार्ट है उसमें सर क्या है, आपके पास एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आपके डबली रेनफोर्समेंट, तो डबली रेनफोर्समेंट में जो आपका कंप्रेशन वाला प्लेस है उसमें क्या है सर, आपके पास एरिया ऑफ कंक्रीट भी है वहां पर, और वहां पर सर एरिया ऑफ स्टील भी है। तो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन है। क्लियर है। तो इस केस में क्या है, आपके पास कंबाइन इफेक्ट आ रहा है। कंबाइन इफेक्ट आ रहा है मतलब आपके पास कौन सा इफेक्ट आ रहा है सर, कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है। और जब कंबाइन इफेक्ट आ रहा होगा तो हम कौन सा बीम डिजाइन करेंगे सर, डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन करेंगे। तो ये मेरे पास कौन सा हुआ सर, ये तो सर मेरे पास सिंगली हुआ, और ये सर मेरे पास डबली हुआ। तो यहाँ पे जो सिंगली में क्या था सर, हमने सिर्फ उसके टेंशन जोन में ही AST प्रोवाइड किया था। बट जब डबली में क्या किया था सर, उसके टेंशन जोन में भी और कंप्रेशन जोन में भी हमने क्या प्रोवाइड किया, आपकी मेन बार्स प्रोवाइड की है। तो जो आपका यहाँ पे जो कंप्रेशन जोन था, तो कंप्रेशन जोन में आपका कुछ पार्ट एरिया ऑफ कंक्रीट का भी होगा और कुछ पार्ट आपका एरिया ऑफ स्टील का भी होगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंबाइन इफेक्ट बोलते हैं, कंबाइन इफेक्ट ऑफ द कंप्रेशंस बोलते हैं। तो आज जो आपके क्वेश्चंस में कह रहा है कि क्या बोल रहा है कि जो आपके पास टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील जो है, देखिएगा टेंशन कैपेसिटी ऑफ जो स्टील है आपके पास, वो क्या है सर, ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन बोले तो कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी, कंबाइन कंप्रेशन कैपेसिटी किस किस की, आपकी कंक्रीट की एंड टेंशंस की से ज्यादा है। ठीक है। तो यहां पे देखिएगा ये चीज दिख रही होगी आपके पास। तो यहां पे क्या बोला है, टेंशन कैपेसिटी, टेंशन कैपेसिटी को क्या लिखता हूं मैं सर, AST इज मोर देन कंबाइन कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट को क्या लिखते हैं हम, कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी को मैं AC लिखता हूं, AC इनटू आपके पास एरिया ऑफ स्टील इनटू कंप्रेशन मेंबर, तो ASC कुछ यही बोला इसने। तो यहाँ पे जो आपके पास ये बीम है, ये कौन सा है सर, डबली है। सर डबली का भी कौन सा केस है, यहाँ पर ये चीज आपको बतानी है। तो देखिएगा जब हम सिंगली रेनफोर्स सेक्शंस की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है डियर, कि जब हमारे पास AST क्या होता है, लेस देन होता है आपका AST बैलेंस से, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम अंडर रेनफोर्स सेक्शंस बोलते हैं। कौन सा सेक्शंस बोलते हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शंस बोलते हैं। बट सर जिसका AST क्या हो, आपके पास AST मोर देन हो आपके AST बैलेंस से, तो उस सेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, तो उस सेक्शंस को सर आप ओवर रेनफोर्स सेक्शंस बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, ओवर रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं। तो आज तो कंडीशन कुछ ऐसे ही बन रही है, जी हाँ बन रही है। बट जब हम बात करते हैं किसके, आपके डबली रेनफोर्स केस के, तो डबली रेनफोर्समेंट में क्या होता है स्टूडेंट, कि जो आपके पास एरिया ऑफ स्टील क्या होता है, अगर एरिया ऑफ स्टील आपके पास क्या हो, लेस देन हो, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन मेंबर इज लेस देन आपके पास एरिया ऑफ कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर, यानी कि किसकी बात कर रहा है, कंबाइंड कंप्रेशंस की बात कर रहा है। कंबाइंड कंप्रेशंस के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। कंबाइंड कंप्रेशन मतलब यहाँ पे आपका स्टील भी आ रहा है और आपका कंक्रीट भी आ रहा है। तो उस कंडीशंस में जो हम सेक्शंस डिजाइन करते थे वो आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि सर हमने ये तो कभी पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं तो आज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, कि अगर सर AST आपका ज्यादा हो कंबाइन एक्शन से, कंबाइन एक्शन मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर, तो उस समय हम कौन सा सेक्शन डिजाइन करेंगे, उस सेक्शंस में हम जो डिजाइन करेंगे वो आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करेंगे। कौन सा सर,
ओवर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करेंगे। तो आज तो आपको यार पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सर जो हमारे पास डबली रेनफोर्स बीम है उसको भी हम डिजाइन कर सकते हैं एज ए बैलेंस सेक्शन भी, एज ए अंडर रेनफोर्स सेक्शन भी और एज ए ओवर रेनफोर्स सेक्शंस भी। क्लियर है? तो यही तो आपको कहा कि जो टेंशन कैपेसिटी ऑफ जो स्टील है AST इज मोर देन कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट, जिसको मैंने कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट बोला एरिया ऑफ कंक्रीट इनटू टेंशन ASC। ठीक है, ये मैंने एरिया के रिस्पेक्ट में लिखा, आप इसको किसकी कैपेसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो AST एरिया कंपोनेंट तब भी आपका मैथमेटिकली डेरिवेशंस हो गया है। तो यहां से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओवर रेनफोर्स होगा सर कि अंडर रेनफोर्स होगा कि सर सिंगली रेनफोर्स्ड होगा। देखिएगा यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि सर डबली है, बट डबली का कौन सा केस है सर, ये आपका ओवर रेनफोर्स है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास वो ओवर रेनफोर्स हो जाएगा, नहीं तो ये चीज उसने आपसे पूछी है डियर। क्लियर है? पूरा का पूरा यार आपको क्लिस्टर क्लियर हो गया होगा। क्लियर है डियर? तो इस तरह से क्वेश्चन का जितना भी आपके पास बेसिक डिटेल थी वो आपकी यहाँ पर पूरी तरह से कवर हो गई होगी डियर। क्लियर है? अब यहाँ पे मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैंने थोड़े से यहाँ पर आपको डायग्राम बनाने की कोशिश की है पहले से ही, ताकि आपका टाइम सेविंग रहे। क्लियर है? क्वेश्चंस क्या बोलता है? क्वेश्चंस बोलता है कि द बीम आउटसाइड ए वॉल अप टू फ्लोर लेवल अबव इट इज नोन एज, कि जो आपका बीम आउटसाइड ऑफ द वॉल होता है फ्लोर लेवल अबव इट, उसको क्या बोलते हैं? क्या सर आप उसको राफ्टर बोलते हैं, क्या सर हम उसको लिंटर बोलते हैं, या क्या सर उसको हम स्पेंड्रल बीम बोलते हैं, या सर नन ऑफ दीज बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास वो स्पेंड्रल बीम होता है। मैं आपको सिर्फ अभी दिखाता हूं आपके पास कि मान लेते हैं आपके पास ये स्लैब है, इसको देखिएगा अच्छे से, इसको समझ लेंगे तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तभी आपको ये डायग्राम समझ आएगा। मान लेते हैं आपके पास ये फ्लोर है, कोई सेकंड फ्लोर मान लो इसको आप, और ये इसके बीम है, ठीक है, और यहां पर ये क्या लगे होंगे, यहां पर कुछ इसके कॉलम लगे होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहां पे बड़े ध्यान से देखिएगा कि जो आपके पास क्या है, जो ये वाला बीम है, ये बीम है, ये आपका कैसा बीम है, ये आउटसाइड द वॉल है। क्या है ये आपका? आउटसाइड दी वॉल है, आउटसाइड दी वॉल है, और आपका अबव द फ्लोर लेवल है, और अबव आपका कैसा है सर, आपका फ्लोर लेवल है। दिख ही रहा होगा, आउटसाइड ऑफ दी वॉल है, अबव द फ्लोर लेवल है, और ये आपका क्या है सर, स्लैब है। तो इस बीम को हम क्या बोलते हैं सर, स्पेंड्रल बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इसको हम? स्पेंड्रल बीम बोलते हैं। कौन सा बीम? स्पेंड्रल बीम। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की, इसको एक एलिवेशंस में आपके पास क्या है, ये जो आपके दिखाई दे रहा है ये आउटसाइड दी वॉल है। आउटसाइड दी वॉल में आपने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया है, जो आपको ये एक्स्ट्रा पोर्शंस बाहर दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज स्पेंड्रल बीम। कौन सा है ये आपके पास? स्पेंड्रल बीम है आपके पास, ठीक है। और स्पेंड्रल बीम जो आपके पास ये दिखाई दे रहा होगा कि जब सर आपने रेनफोर्समेंट बार को अमेंडेड किया है चारों तरफ से, ये जो आपको दिखाई दे रही है, तो इसके बीच वाले पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे सर? स्लैब बोलेंगे। और जो आपको ये ऊपर दिखाई दे रहा है, ये मान लेते हैं आपका सेकंड फ्लोर है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि स्पेंड्रल बीम्स हम तभी प्रोवाइड करते हैं जब आपके पास हाई राइज बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि स्पेंड्रल बीम्स हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास हाई राइजिंग बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो, ठीक है। तो उस कंडीशंस में हम किसका यूज करते हैं सर? स्पेंड्रल बीम का यूज करते हैं। और ये जो स्पेंड्रल बीम होते हैं ये आपके आउटसाइड द वॉल होते हैं एंड अबव द फ्लोर होते हैं, यानी कि ये तो मेरा सेकंड फ्लोर होगा, इसके नीचे भी आपका क्या होगा? फर्स्ट फ्लोर होगा। तो यही चीज आपको बताने की यहाँ पे कोशिश की है। तो द बीम आउटसाइड ए वॉल अप टू फ्लोर लेवल अबव इट, अप टू फ्लोर लेवल अबव इट इज नोन एज, इसी को क्या बोलते हैं हम? स्पेंड्रल बीम बोलते हैं। अब हम स्पेंड्रल बीम के बाद जो बात करेंगे वो आपके लिंटल्स की बात करेंगे कि सर लिंटल क्या होता है। देखिएगा लिंटल भी हमारे पास एक प्रकार का बीम है। कैसे बीम हुआ सर? कि जो भी आपके घरों पे जो डोर होते हैं और आपकी जो विंडोज होती है, डोर और विंडो का जो आपका ओपनिंग प्लेस होता है उसके ऊपर क्या लगाई होती है? एक आपकी एक स्लैब दिखाई देती है। जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास क्या है सर, ये आपके पास डोर भी हो सकता है और सर ये आपके पास विंडो भी हो सकता है,
ठीक है। तो इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट तो आप मतलब वो नहीं कर सकते हैं, इस पे ईंट नहीं रख सकते थे। उसके लिए मैंने क्या किया, पहले अपने लोड को रजिस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया है सर, कुछ इस प्रकार की स्लैब यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। क्या मैंने इस तरह का बीम इसके ऊपर प्रोवाइड कर दिया है, और यही जो बीम होता है जो आपका क्या कहलाता है सर, लिंटर कहलाता है। आप देख सकते हैं इसको एज ए प्रैक्टिकल लाइफ में, आपके घरों में डोर और विंडो होंगे, और डोर और विंडो के ऊपर क्या लगा होगा, एक इस प्रकार का बीम लगा होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे सर, लिंटर, जिसको आप हिंदी में चौखट बोलते हैं यार, ठीक है। चौखट के ऊपर जो लगा होता है बीम, उसी को हम लिंटर बोलते हैं। और बीम के ऊपर क्या बने होंगे, आपके पास कुछ ब्रिक वॉल बनी होगी, क्लियर है। तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, लिंटर बोलते हैं। अब हम जब बात करते हैं राफ्टर की, तो राफ्टर का आप कहाँ देखते हैं, इनको आप ट्रस स्ट्रक्चर्स के अंदर देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे राफ्ट बनाने की कोशिश यहाँ पे करूंगा। ये क्या है, आपके पास ट्रस है। जब हम ट्रस की एनालिसिस करते हैं तो ट्रस ये क्या है, दो आपके पास एंड टू एंड सपोर्ट है। एंड टू एंड सपोर्ट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम सर स्पैन बोलते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर आपके पास ये कुछ इंक्लाइन मैनर्स में कुछ दिखाई दे रहे होंगे, इनको क्या बोला जाता है सर, ये आपके पास क्या है सर, ये स्ट्रट है आपके पास, क्या है सर, ये स्ट्रट है आपके पास। और इन दो स्ट्रट के बीच में, इन दो स्ट्रट के बीच में आपको ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, कुछ बीम की तरह इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है सर, आपके पास एज ए टाई मेंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एज ए टाई मेंबर बोला जाता है। अब जो हमारे पास ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है बिल्कुल जो वर्टिकली है, जिसको आप क्या बोलते हैं, राइज भी बोलते हैं कभी कभी। इसी राइज को हम क्या बोलते हैं, किंग पोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, किंग पोस्ट बोलते हैं। मैं ज्यादा नहीं बट आपके पास बेसिक बेसिक बता रहा हूं। ये क्या आपके पास एंड सपोर्ट है, इसको भी लिख दीजिएगा, एंड सपोर्ट है। अब जो हमारे पास ये स्ट्रट लगे हैं, जो ये स्ट्रट किसके साथ कनेक्ट है आपके, ये कनेक्ट है आपके प्रिंसिपल राफ्ट के साथ। ये क्या आपके पास, दैट इज प्रिंसिपल राफ्टर है ये आपके पास, ठीक है, प्रिंसिपल राफ्टर। और प्रिंसिपल राफ्टर्स के ऊपर क्या लगी होती है, आपकी पर्लिन लगी होती है। तो ये है आपके पास, दैट इज पर्लिन्स। क्या है ये, आपकी पर्लिन्स है आपके पास। तो यहां पे हम बना देते हैं, ये पर्लिन्स है, ठीक है। और जो पर्लिन्स के ऊपर जो आपका पार्ट्स कनेक्ट होगा वो क्या होगा सर, रूफ ऑफ दी ट्रस होगा। ये क्या होगा सर, आपका रूफ ऑफ दी ट्रस होगा। तो पर्लिन के ऊपर का जो पार्ट्स है मेरा, उसको क्या कहलाएंगे सर, हम रूफ ऑफ दी ट्रस कहलाएंगे। रूफ ऑफ ट्रस बोलो, यहाँ इसको स्लोप भी बोल सकते हैं आपके पास। और ये जो आपके पास यहाँ पे ये स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोला जाता है सर, इसको बोला जाता है रिज पीस। यानी कि रिज पीस आपके पास वो रिज होता है जो आपके ट्रस के पार्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको रिज पीस बोलते हैं, रिज पीस बोलते हैं, क्लियर है। तो वैसे तो जब हम किसकी स्टडी करेंगे, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, तो वहां पे मैं रूफ ट्रसेस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको बताऊंगा। यहाँ पे जितना आपके लिए यूजफुल है आप उतना ही यहाँ पे समझिएगा। तो यहाँ पर आपको राफ्टर का पता लगा, लिंटल का पता लगा और स्पैंड्रेल बीम का पता लगा, क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चंस भी क्या हो गया है, सही हो गया है डियर। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, द वेट ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इज जनरली टेकन एज। देखिएगा, वेट ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट बताना है। फिर से इसने क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ किया है, क्योंकि आप रेनफोर्स कंक्रीट का वेट कैसे बताएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, आपके पास कुछ मटेरियल्स होते हैं, बिल्कुल सर कुछ मटेरियल्स हमारे होते हैं, और उन मटेरियल की कुछ डेंसिटी होती है आपके पास, होती है सर, बिल्कुल होती है। और उन्हीं का क्या होता है सर, आपके पास यूनिट वेट होता है। जो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं इसी में होते हैं, कभी वो डेंसिटी पूछ लेता है, कभी वो यूनिट वेट पूछ लेता है। आज उसने सिर्फ वेट बोला है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आपके पास यूनिट वेट होना चाहिए था, क्लियर है। बट अगर यूनिट वेट होता तो आपका आंसर कोई भी नहीं मिलता। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसने टेढ़ा लिखा है, इसको गलत मान सकता हूं मैं। तो इसको कैसे मानूंगा सर, वो भी देखिएगा। जब हम मटेरियल्स की बात करते हैं तो मटेरियल्स में सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, आपके पास पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं। और जब हम पोर्टलैंड सीमेंट की जो डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी कितनी आती है सर, आपके पास 1400
40 kg पर मीटर क्यूब आती है, क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो आपके पास kg पर मीटर क्यूब में आएगी और जो यूनिट वेट आएगा आपके पास वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आएगा। तो आज उसने जो दिया गया है वो डेंसिटी पूछी गई है, ना कि उसने यूनिट वेट पूछा आपसे। क्लियर है? 1440 तो यूनिट वेट में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना बनेगा आपके पास 14.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बनेगा। उसी तरह से मैं किसकी बात करता हूं, सीमेंट मोटार की बात करते हैं हम। जो इंपॉर्टेंट है वही देखने हैं आपको। सीमेंट मोटार की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है हमारे पास, वो 2000 kg पर मीटर क्यूब होती है। बट अगर उसके यूनिट वेट की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। क्लियर है? उसी तरह से हम बात करते हैं किसकी, आपके पीसीसी की। पीसीसी क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, जिसकी कितनी होती है सर, 24 होती है। ठीक है, 2400 kg पर मीटर क्यूब होती है। क्लियर है? अगर मैं इसको किलो न्यूटन में बताऊं तो ये कितनी होगी है, 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। उसी तरह से अगर हम आरसीसी की बात करते हैं तो आरसीसी की कितनी होती है सर आपके पास, तो आरसीसी की होती है डेंसिटी 2500 kg पर मीटर क्यूब। और अगर आपसे उसने यूनिट वेट पूछा तो ये हो जाएगा 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एक और बता लेते हैं हम सर, स्टील की भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टील की क्या होती है आपके पास केजी में, सर ये होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब होती है। अगर मैं यूनिट वेट में देखना चाहूं तो 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर है? ये चीजें हैं जो आपको समझना है। कभी कभी वो जानबूझ के खेलता है कि स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको पूछा है वो आपका रेनफोर्स कंक्रीट का पूछा है, और रेनफोर्स ऑफ कंक्रीट का कितना होता है 2500 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आप क्या बता सकते हैं कि सर उसने जो वेट पूछा है वो किसकी फॉर्म में पूछ रहा है, वो है आपके डेंसिटी की, यानी कि उसने जो यूनिट दिया है वो डेंसिटी के दिया है आपके पास। क्लियर है? तो इस तरह से जो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास वो 2500 kg पर मीटर क्यूब होगा, और आरसीसी का आपके पास 2400 kg पर मीटर क्यूब होगा डियर। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि with usual notation that depth of neutral axis a balance section is given by। यहाँ पे बैलेंस सेक्शंस की बात की है और कुछ यहाँ पे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की कुछ नोटेशंस दी गई है। क्लियर हो? देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ नोटेशंस की तो m का मतलब क्या है ये आप बताइएगा, और सर फिर यहाँ पे c का मतलब भी आप बताइएगा, और फिर सर आप यहाँ पे t का मतलब भी बताइएगा, और फिर आप n का मतलब भी बताइएगा, और फिर आप d का मतलब भी बताइएगा। इनका मीनिंग आप तभी बता पाओगे जब आपका इसका कैलकुलेट करोगे या इसको देखेंगे कि किस तरह से इसको सर एनालिसिस की जाती है। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूं कि फॉर ए सिंगली रेनफोर्स बीम। किसकी बात कर रहे हैं हम सर, सिंगली रेनफोर्स बीम की बात कर रहे हैं या सिंगली रेनफोर्स सेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, सेक्शंस लेते हैं। जो हमारे पास सेक्शंस कैसा है सर, आपके पास सिंगली रेनफोर्स्ड है, ये है आपके पास। ठीक है, अब इस सेक्शंस को जो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, कुछ इस तरह से। अगर मैं इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखना चाहूं, स्ट्रेन डायग्राम देखना चाहूं तो कुछ किस तरह से बनेगा सर, इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये चीजें आप पहले ही सीख चुके होंगे, यहां तो सिर्फ आपकी रिवीजन चल रही है। ठीक है, यहां पे कुछ आपका सिंगली है तो कुछ आपका क्या होगा, AST भी आपने प्रोवाइड किया होगा। दिस इज द AST। ठीक है, ये आपका क्या है सर, यहाँ पे आपका ये टेंशन है और ये आपका क्या है सर, कंप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं बात करता हूं इसकी कौन सी डेप्थ ली जाती है सर, ओवरऑल या इफेक्टिव, सर इफेक्टिव डेप्थ ली जाती है। ये क्या होगी सर, इसकी विड्थ हो गई है। ठीक है, ये आपके पास कौन सा सेक्शन है सर, सिंगली रेनफोर्स बीम है। अगर मैं इसके एक्चुअल डेप्थ की बात करता हूं तो बैलेंस सेक्शंस की बात कर रहे हैं तो ये एक्चुअल डेप्थ हुई, तो एक्चुअल डेप्थ मतलब आपके पास XU। ये आपके पास जो आपके पास एक लाइन दिख रही है जो आपके सेक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी बोल दो आप, कैलकुलेट करेंगे जब, क्योंकि बैलेंस सेक्शंस के लिए ही तो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो ये हो जाएगा सर रिमेनिंग आपके पास D माइनस एक्स। XU नहीं लेंगे हम, यहाँ पे मैं XU ही से रिप्रेजेंट करूंगा इसको।
ठीक है, एक्चुअल डेप्थ को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, x से ही रिप्रेजेंट करूंगा। तो मेरे पास ये जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन होगा वो क्या होगा, d माइनस x हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जो आउटर मोस्ट फाइबर पे जो आपकी परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट होगा वो क्या होगा आपके पास, उसको मैं FCBC लिखता हूँ। आपको क्या देखने को मिलता है, FCBC भी मिल सकता है यहाँ पर। जैसे मैं C की बात कर रहा हूँ तो C क्या है आपके पास, जिसको C को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा CBC भी लिख सकता हूँ और इसको मैं FCBC भी लिख सकता हूँ। मैं किसकी है आपके पास, स्ट्रेस इन परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल stress in concrete, permissible stress of concrete in bending, bending at outermost compression fiber, outermost compressions fiber। ठीक है, तो आप बेटर है आप इसको FCBC ही याद रखिए। आपके पास एक ही बात है, सिग्मा CBC लिख दिया आपने, मैंने FCBC बोल दिया है। क्लियर है। बट जब हम इसके टेंशन्स के आउटर मोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा सर, वो हो जाएगा आपके पास FST, आपके पास FST डिवाइडेड बाय M है। FST क्या है आपके पास, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस। ठीक है, जिस तरह से आपके पास परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट है उसी तरह से आपके पास T भी है। तो T को मैं क्या लिख सकता हूं सर, इसको मैं FST भी लिख सकता हूं और इसको मैं सिग्मा ST भी बोल सकते हैं। तो ये क्या आपके पास परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील है। ठीक है आपके पास, तो उसको T भी बोल सकते हैं, FST भी बोल सकते हैं और आपके पास सिग्मा ST भी बोल सकते हैं। तो आपके पास ये आ गया है टेंशन्स पे। क्लियर है। तो अब जो आपके पास जो आपका आउटर मोस्ट फाइबर है, जहां पर आपका जितना कंप्रेशन मेंबर लाई कर रहा है, तो ये किस तरह का बन रहा है आपका, ट्रेंगुलर। तो अगर मैं बात करता हूं इसके CG की, तो इसका CG कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा कुछ ना कुछ कंप्रेसिव फोर्स, जो कितने डिस्टेंस पे लाई करेगा आपका, वो लाई करेगा आपका x/3 डिस्टेंस पे लाई करेगा। तो जो आपका डिस्टेंस बचा किस किस के बीच में, आपका कंप्रेसिव फोर्स के CG से लेके आपका टेंशन तक, उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम लीवर आर्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं सर, लीवर आर्म बोलते हैं। और लीवर आर्म क्या हो जाएगा कि अगर आप ओवरऑल डेप्थ में से नहीं, इफेक्टिव डेप्थ में से अगर आप क्या माइनस कर दोगे, आप x-3 कर दोगे, यानी कि d-x-3 कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, लीवर आर्म मिल जाएगा। और यहाँ पे जो x को जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो आपके पास n से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। x का मतलब क्या है, यहाँ पर x का मतलब है आपके पास डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू क्या बन गया, ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बन गया है। ठीक है, ये नोटेशन से जो आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है, इतना हो गया सर हमारे पास, बिल्कुल हो गया है सर। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पर आप अब सिमिलरिटीज लॉ लगाओगे। फ्रॉम सिमिलरिटीज लॉ आप देखोगे यहाँ पे। तो जब सिमिलरिटीज लॉ लगाओगे आप, तो क्या बनेगी यहाँ पर इक्वेशंस आपके पास, तो ये बनेगा d-x/x इज इक्वल टू FST/m डिवाइडेड बाय FCBC, कुछ इस तरह से बनेगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं d-x/x, ये हो सकता है आपके पास FST डिवाइडेड बाय m इज FCBC। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा d क्या है आपके पास, तो d तो सर नो डाउट आपके पास इफेक्टिव डेप्थ है। d क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है सर, इसको तो इफेक्टिव डेप्थ ही रहने देंगे हम। तो यहाँ पे d, x की जगह क्या पुट किया सर इन्होंने, x की जगह n पुट किया, तो n को भी हम क्या बोलेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, d-n डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू FST को इसने क्या बोला सर, t बोला है, तो मैं यहाँ पर t लिखूंगा, मॉड्यूलर का m रहेगा, जबकि FCBC को इसने क्या बोला सर, c बोला है। तो मेरे पास ये बन गया है d-n डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय m इंटू c बन गया आपके पास। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, n डिवाइडेड बाय d-n
इज इक्वल टू mc/t बन सकता है। कुछ इस तरह से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है सर। तो देखिएगा यहाँ पर mc/t, तो mc/t और आपके पास क्या बना है n डिवाइडेड बाय d माइनस n, n डिवाइडेड बाय d माइनस n। देखिएगा किस तरह से क्वेश्चंस को पूछ सकता है। अगर आप इसको रटना चाह रहे हो तो आप इसको रट नहीं सकते हैं, आपको इन नोटेशंस का मालूम होना चाहिए कि m क्या है सर मेरे पास, ये मॉड्यूलर रेशो है। m क्या है सर, ये सर मॉड्यूलर रेशो है। बट जब बात करता हूं C की, तो C क्या है आपके पास, ये परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट है आपके पास, जो कितनी है आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में, या तो सिग्मा CBC बोलो या उसको FCBC बोलो, बेटर रहे हो आप उसको FCBC से लर्न करें। उसी तरह से यहाँ पे जब हम टेंशन की बात करते हैं तो आपके टेंशन्स में कितना लाई करता है, वो FST अपॉन M लाई करता है। FST क्या है आपके पास, ये परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील है। जिस तरह से कंक्रीट में स्ट्रेसेस है उसी तरह से आपके स्टील में भी स्ट्रेसेस है, जिसको आपने FST को T से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, FST को सर T से रिप्रेजेंट किया है। N क्या है आपके पास, तो N है सर हमारे पास डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, जिसको मैंने क्या बोला था सर, X बोला था। क्लियर है, तो ये नोटेशंस है जो आपको इनको याद करना पड़ेगा। एक और टर्म्स आपने जाना कि यहाँ पे जो आपका लीवर आर्म रहेगा वो क्या रहेगा, देखिएगा लीवर आर्म जो रहेगा सर वो रहेगा d माइनस एक्स बाई 3। तो x की जगह क्या पुट किया है सर आपने, n पुट किया है, तो ये हो जाएगा dn/3 हो जाएगा। तो ये भी आपका नोटेशंस आ गया एक और। क्लियर है, तो इस तरह से आपको इसका बेसिक डिटेल बहुत अच्छे से कवर हो गया है डियर। क्लियर है, अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू IS 456 द नंबर ऑफ ग्रेड स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्स आर। क्लियर है, ये जो क्वेश्चंस है आपके पास, हालांकि SSC JEE 2017 में पूछा गया है और उसने जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल गलत ऑप्शन दिया है। उसने जो क्वेश्चंस उठाया है कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, उसको ये पता नहीं है कि शायद ही 2013 में न्यू अमेंडमेंट हुआ है आपके IS 456 2000 में, उसने भी कहीं से इस क्वेश्चंस को क्या किया है, कॉपी पेस्ट करके डाल दिया गया है। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं आपके ग्रेड ऑफ कंक्रीट की, किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात कर रहे हैं। तो जब ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं तो इसमें आपके पास 3 तरह के ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं। कौन कौन से ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं सर हमारे पास, एक होता है ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है, ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है आपके पास। दूसरा कौन सा होता है सर आपके पास, सर दूसरा होता है स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है आपके पास। और तीसरा कौन सा होता है आपके पास, हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है। क्लियर है, अगर मैं बात करता हूं इनके ग्रेड की, तो जो आपका ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है ये आपके पास M10 से लेके आपके पास M20 के बीच में होता है। क्लियर है, और अगर मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट की, तो ये आपके पास M25 से लेके M55 होता है, जो इसने दिया है, मैं इसके मुताबिक कर रहा हूं अभी। और अगर मैं बात करता हूं हाई स्ट्रेंथ की, तो हाई स्ट्रेंथ होता है आपके पास M60 से M80 के मध्य होता है। क्लियर है, तो अगर मैं बात करता हूं M10 से M20 कितने नंबर ऑफ ग्रेड हुए आपके पास, कितने नंबर ऑफ ग्रेड हुए, मतलब n इज इक्वल टू कितना हुआ सर आपके पास, 3 हुआ है। अगर मैं बात करता हूं सर n कितना हुआ सर, 7 हुआ है। n यहाँ पे कितना हुआ सर आपके पास, 5 हुए हैं। तो यहाँ पे जो टोटल ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो बने हैं आपके पास, टोटल ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो बने हैं वो कितने बने हैं, वो आपके पास 15 बने हैं। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि जो हमारे पास टोटल ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं कितने होते हैं, 15 होते हैं, बट अब नहीं है। इसका क्या हुआ, ये तो आपका ओल्ड था, ये तो था किसके अकॉर्डिंग है ये सर आपके पास, ये है IS 456 2000 के मुताबिक। ठीक है, तो इसके मुताबिक तो जो उसने बात की है किसकी, स्टैंडर्ड कंक्रीट की बात की है, यानी कि स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात की है। तो स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट में कितने होते हैं आपके पास, 7 होते हैं। तो आंसर तो आपके पास 7 हो गया है, बट इसका आंसर 7 नहीं होगा, अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उस समय भी नहीं होगा जब ये क्वेश्चन आया था, बट आपको टिक तो करना पड़ेगा, तो टिक आपने कर दिया। अब क्या हुआ, न्यू अमेंडमेंट आता है आपका,
न्यू अमेंडमेंट आता है आपका, और न्यू अमेंडमेंट में आपका क्या दिखाता है, ये कब आता है, ये आपका 2013 में आता है। और इसमें जो ग्रेड बताए गए हैं ऑर्डिनरी का तो उसने सेम रखा सर कि M10 से लेके आपका क्या होगा, M20 होगा। न्यू ग्रेड में अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड में उसने बोला सर M25 से M60 होगा, और आपके पास हाई में उसने बोल दिया कि M65 से M100 होगा। क्लियर है? तो ये चीज उसने यहाँ पे थोड़ी चेंज की है। तो उसने ये बोला है कि जो नंबर ऑफ ग्रेड रहेंगे सर वो कितने रहेंगे, आपके ऑर्डिनरी के 3 रहेंगे, और सर आपके स्टैंडर्ड के कितने रहेंगे सर 8 रहेंगे, जबकि आपके पास हाई के कितने रहेंगे सर 8 रहेंगे। तो यहां से न्यू अमेंडमेंट से आपके पास जो टोटल ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो बन जाता है, टोटल ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितने बन जाते हैं सर हमारे पास, वो 19 बन जाते हैं। तो कभी कभी इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि IS 456-2000 के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितने होते हैं सर हमारे पास, 15 होते हैं। अगर हम बात करते हैं न्यू अमेंडमेंट की तो उसके मुताबिक कितने होते हैं सर आपके पास, 19 होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, अगर आपको ऑप्शन में दोनों दिए गए, 15 भी दे दिया, 19 भी दे दिया, 12 दे दिया, और लास्ट ऑप्शन आपके पास 10 दे दिया, तो आप किसको टिक करोगे, तो आप 19 को टिक करेंगे। अगर ऑप्शंस में आपके पास इस दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है, 14 दिया है, 15 दिया है, तो आप किसको टिक करोगे, तो आप 15 को टिक करोगे। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूं ऑर्डिनरी ग्रेड की, तो ऑर्डिनरी ग्रेड में हम यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा कि जो आपके पास मिनिमम ग्रेड जो होता है, मिनिमम ग्रेड किस केस में, आपके पीसीसी में कितना होता है सर आपके पास, वो M15 होता है। अगर मैं मिनिमम ग्रेड की बात करता हूं किसकी सर, आपके आरसीसी की, तो मिनिमम ग्रेड आरसीसी का कितना होता है सर आपके पास, M20 होता है। अब ये भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूज होगा कि सर यहाँ पे M का मतलब क्या है, और यह जो आपने लिखा है सर 10, 15, 20, 25, 30 इसका मीनिंग क्या है। अगर मैं बात करता हूं M का मतलब हो गया यहाँ पर मिक्स से हो गया। क्लियर है? और उसी तरह से अगर मैं 20 का बात करता हूं, ये तो 20 आपके पास क्या है, नंबर है। ये नंबर क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, या इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, जो क्या इसमें होती है आपके पास, न्यूटन पर mm स्क्वायर में होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसको जो एक्सप्रेस किया जाता है, जो आपके ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, उसको आप FC की से मेजर करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये चीजें आपको सारी डिटेलिंग हो गई है, और आपको ये भी याद हो जाना चाहिए। अब क्लियर है? मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। हालांकि जो ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस हमारे पास आगे आएगा जब हम कॉलम को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ लेते हैं, ज्यादा हम इसको कवर नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे हम इसकी डिटेलिंग देखने वाले होंगे। क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इन कॉलम्स आर प्रोवाइडेड ए फ्यू सेंटीमीटर बिलो द जंक्शन ऑफ बीम। बिल्कुल सही है कि जो आपके पास जो जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपके कॉलम में, वो फ्यू सेंटीमीटर होते हैं आपके जंक्शंस पॉइंट से। बिल्कुल सही है, तो ये जंक्शंस आपका क्या है, सही है। सेकेंड बात कर लेते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स इन कॉलम्स होते हैं आर प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ हंचिंग। बिल्कुल सही, ये भी सही है सर। अगर मैं बात करता हूं इसकी तीसरी स्टेटमेंट की, तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स इन बीम्स एंड स्लैब्स आर प्रोवाइडेड विद इन द मिडल थर्ड। बिल्कुल सही, ताकि उसका कोर मेंटेन रह सके। उस तरह से क्या सर ऑल ऑफ दी करेक्ट है, तो बिल्कुल सब सही करेक्ट है। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हो गया आपके पास कि इफ डी एंड एन आर द इफेक्टिव डेप्थ। देखिएगा ये क्या बात कर रहा है सर, डी बोल रहा है, और डी क्या था आपके पास, इफेक्टिव डेप्थ था। डी क्या था, इफेक्टिव डेप्थ थी आपके पास। अगर मैं बात करता हूं सर यहाँ पर एन की, जिसको क्या बोला था हमने, उसने क्या बोला है, न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस।
क्लियर है, रिस्पेक्टिवली ऑफ सिंगल रेनफोर्स बीम द लीवर आर्म ऑफ द बीम। तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, लीवर आर्म पूछा है। तो लीवर आर्म मैंने आपको बताया था कि d माइनस एक्स बाई 3 था। तो x को किससे रिप्लेस किया सर इसने, सर n ने रिप्लेस किया। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, d माइनस एन बाई 3 बन गया है। तो देखिएगा यहाँ पर a भी नहीं होगा, c भी नहीं होगा, b भी नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा सर, d इसका राइट आंसर हो गया। एक बार मैं फिर से आपको पिछला दिखा लेता हूं ताकि स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं रहे यार। देखिएगा बताया था ना भी यहाँ पर लीवर आर्म, लीवर आर्म क्या होता है, अगर आप इफेक्टिव डेप्थ में से क्या माइनस कर देते हो x बाई 3, तो x क्या है हमारे पास सर, x है आपके पास यहाँ पर n, ठीक है। तो आपने क्या निकला था, d माइनस एन बाई 3 निकला था। तो यही तो पूछा है आज एग्जामिनर ने आपसे, लीवर आर्म, ठीक है। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि व्हाई आर स्टील रेनफोर्स रोड यूज्ड इन कंक्रीट बीम, कि आपका जो रेनफोर्स कंक्रीट है उसमें आपने स्टील क्यों यूज किया। देखिएगा भाई, हम कोई एक बीम्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं पहले, फिर आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी देखना, ये पीसीसी का कोई बीम बनाया है आपने, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि जो आपके पास पीसीसी होता है, पीसीसी क्या होता है सर, आपके पास स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होता है, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होता है, बट आपका वीक इन क्या होता है, टेंशन होता है। बट वीक क्या होता है आपका, टेंशन में होता है। तो अगर आप पीसीसी का क्या बनाओगे, बीम बनाओगे, तो यहां पे मैं पहले पीसीसी का बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं पीसीसी का बनाने की कोशिश करूंगा और इसके ऊपर कोई लोड एक्ट कर रहा होगा, वो आपके पास क्या हो सकता है, वो आपके पास पॉइंट लोड भी हो सकता है, और आपके पास क्या हो सकता है, एज ए यूडीएल भी हो सकता है, एज ए क्या हो सकता है, यूडीएल भी हो सकता है। तो उस कंडीशंस में ये क्या करने की कोशिश करेगा, आपका बीम बैंड करने की कोशिश करेगा, इस तरह से बैंड करने की कोशिश करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, बेंडिंग बोले तो फ्लेक्सरल, कुछ इस तरह से, इस तरह से क्या करेगा, वो बैंड करने की कोशिश करेगा। तो यहां पे कुछ इस तरह की सिचुएशंस आपके पास बन जाएगी। तो जो आपके पास ये पीसीसी का जो सेक्शन था, इस सेक्शंस में आपने क्या देखा सर, कि जो मेरा बीम हो गया वो बैंड हो गया। अब जब मेरा बीम बैंड हो गया तो ये जो सेक्शन था इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपके पास, कंप्रेशन एंड कौन सा आपका, कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट आपका कंप्रेशन है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला पार्ट आपका क्या है सर, टेंशन है। तो आपने एक चीज नोट की होगी यहाँ पर, क्या चीज की होगी वो ध्यान दीजिएगा। ये आपका सेक्शन था, अब ये सेक्शन कुछ कैसे बन गया है हमारे पास, यहाँ पर कुछ इस तरह से बन गया है, इस फॉर्मेट में बन गया है, कुछ इस फॉर्मेट में बन गया है। तो इस फॉर्मेट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मेट में सर ये बिल्कुल है सर, इसकी क्या होगी, न्यूट्रल एक्सिस होगी। अब ऊपर वाला पार्ट क्या हुआ, आपको कंप्रेस होते हुए दिखाई दिया, तो इसको हमने क्या बोल दिया सर, कंप्रेशन बोल दिया है, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको, सर वो एक्सपांड कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, तो मैंने उसको क्या कर रहा है, वो टेंशन कर रहा है वो आपके पास। तो जब आपका आपके बीम के अंदर क्या हो रहा है, वो श्रिंक हो रहा है आपकी न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले पोर्शंस पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन बोलेंगे। कंप्रेशन में क्या हो रहा होता है, आपका स्ट्रक्चर श्रिंक हो रहा होता है, ठीक है, श्रिंक हो रहा होता है, मतलब या डायमेंशंस क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती थी, ठीक है। बट जब हम टेंशंस की बात करते हैं तो टेंशंस के केस में क्या हो रहा होता है, आपका स्ट्रक्चर एक्सपांड कर रहा होता है, और जब एक्सपांड कर रहा होता है तो आपकी जो डायमेंशंस होती है वो क्या हो रही होती है, आपकी इंक्रीज हो रही होती है। डायमेंशन दोनों में चेंज होती है, टेंशन में भी डायमेंशन चेंज होती है और कंप्रेशन में भी चेंज होती है। टेंशंस में क्या होता है, एक्सपांड होता है तो डायमेंशंस इंक्रीज होती है, बट कंप्रेशंस में क्या होता है, आपका श्रिंक करता है स्ट्रक्चर, और जब श्रिंक करता है तो डायमेंशंस क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो इससे तो भाई हमारा काम नहीं चला, हमें डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिली। तो हमने क्या किया कि जो ये पीसीसी का जो स्ट्रक्चर जो आपका टेंशन में वीक है, सर कितना वीक है ये भी तो देखिएगा, ये आपका वीक होता है 10%, 1/10 of the average compressive strength, 1/10 of the average compressive strength होती है, ठीक है। अब सपोज कीजिएगा कि ये स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन है, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन में मतलब इसकी स्ट्रेंथ कितनी आ गई मेरे पास, 100 न्यूटन पर mm² आ गई है। तो अगर मैं इसकी टेंशन में देखना चाहूं तो टेंशन में क्या हो जाएगी, ये 1/10/100 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। तो आपको बहुत बुकों में ये भी मिलेगा कि कितना वीक होता है सर, ये 10 to 15% ऑफ एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ,
एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इस टेंशन को कैरी करना है। ठीक है, और इस टेंशन को कैरी करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, वहां पर रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। रेइंफोर्स क्या होता है, जो आपके स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर हम एज ए रेइंफोर्स के लिए क्या यूज करेंगे सर, हम अपने स्टील का यूज करेंगे। तो जो मेरे पास अब जो फाइनल सेक्शंस आएगा वो किस तरह से दिखेगा आपके पास, कि ये जो बीम था इसके ऊपर जब यूडीएल का इफेक्ट आ रहा था, यहाँ किसी लोड का इफेक्ट आ रहा था, तो क्या हो रहा था, उस सर बेंड कर रहा था। तो मैंने क्या कर दिया, उसके टेंशन को रजिस्ट करने के लिए क्या कर दिया सर, वहां पर अपनी बार्स प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूं, ये मैंने कौन सी बार प्रोवाइड कर दी सर, आपको रेनफोर्स्ड बार प्रोवाइड कर दी, रेनफोर्स्ड बार प्रोवाइड कर दी। और जब मैंने इसको रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड कर दी, पहले से ये सेक्शन कैसा था, पीसीसी था, बट जब मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया सर, रेनफोर्स प्रोवाइड कर दिया, तो मेरा स्ट्रक्चर्स क्या बन गया, आरसीसी का बन गया, आरसीसी स्ट्रक्चर्स बन गया। और जो मेरा आरसीसी स्ट्रक्चर था वो आप सभी जानते हो क्या होता है सर, आपके पास स्ट्रॉन्ग तो आपके पास कंप्रेशन, कंक्रीट तो पहले से ही है आपका स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन एज वेल एज strong in tension, strong in tension। ठीक है, तो इसके लिए आपने strong in tensions के लिए क्या किया सर, आपने टेंशंस के लिए आपने सर स्टील प्रोवाइड किया। क्या किया, स्टील प्रोवाइड किया। स्टील प्रोवाइड करने से क्या हुआ, क्या हुआ आपका, टू मेक इट कैरी टेंशन, टू मेक इट कैरी टेंशन। इससे क्या हुआ, आपका टेंशंस कैरी हुआ। क्लियर है, तो यही तो आपका ऑप्शन था। जहां पे भी आपका टेंशन जनरेट होगा वहीं पे आप क्या प्रोवाइड करोगे, अपनी रेइंफोर्समेंट बार प्रोवाइड करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपका टेंशन क्या प्रोवाइड करे, आपका बॉटम में ही प्रोवाइड करे। आज तो हमने एक सिंपल केस लिया, सिंपली सपोर्टेड बीम का, तो आपका टेंशन कहां पे जनरेट हुआ था, बॉटम पे। ये टेंशन आपका टॉप पे भी जनरेट हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि सेक्शन का टेंशन कहां आ रहा है। जहां पे भी टेंशन आएगा वो टॉप में भी हो सकता है, बॉटम में भी हो सकता है, वहीं पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे, अपना रेइंफोर्समेंट बार प्रोवाइड करेंगे। तो टू मेक इट कैरी टेंशंस, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपके पास, बी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, ये सारी चीजें बहुत कम लोग इसको समझाते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं क्या करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप मेरे लेक्चर की स्टडी करते हैं तो कम से कम आपका 50 to 60% आपका थ्योरी पार्ट्स दोबारा से रिकॉल हो जाएगा। क्लियर है, तो बेटर है अगर आप इस तरह की अप्रोच अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कर रहे हो तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर है, तो आइए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग शो द करेक्ट एक्सप्रेशंस फॉर द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय एफसीके एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आपका सिग्मा से लिखा गया है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो देखिएगा जब हम बात करते हैं आपकी किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के यहाँ पर क्या होते हैं सर, दो पहलू में इसको क्लासिफाइड किया जाता है। एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपकी किसकी होती है सर, मटेरियल्स की होती है, मटेरियल्स की भी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, और एक आपके पास लोड की भी होती है सर, मैंने आपको बताया है। बट जब हम बात करते हैं मटेरियल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सर कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोला जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोला जाता है। बट जब हम लोड की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको सर कैरेक्टरिस्टिक्स लोड बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड बोला जाता है। ठीक है, रिवाइज करा रहा हूं, पहले करवा चुका हूं मैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर एफसीके से, जबकि कैरेक्टरिस्टिक्स लोड को रिप्रेजेंट करते हैं हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, ये बात आप पहले से ही जानते हैं। अब हम जब बात करेंगे सर किसकी,
कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के एक्सप्रेशंस की, तो इसको कैसे करेंगे हम, तो ये होगा आपके पास एफ सी के इज इक्वल टू एफ एम माइनस 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर मैं एफ एम निकालना चाहूँ यहाँ से, तो एफ एम क्या हो जाएगा आपके पास एफ सी के प्लस 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन। उसी तरह से अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ लोड की बात करता हूं, तो F इज इक्वल टू एफ एम प्लस 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशंस। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लोड के कंपैरिजन में क्या कैलकुलेट करना चाहूं, अपनी मेन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहूं, तो एफ एम इज इक्वल टू एफ माइनस 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशंस हो जाएगा। क्लियर है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यही तो उन्होंने पूछा है। उन्होंने किसके रिस्पेक्ट में पूछा है सर, उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो ये हो जाएगा आपके पास। तो इन्होंने एफ एम को क्या लिखा है सर, एफ सी एम लिखा है, सी बोले तो कंक्रीट इज इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सर आपके पास ए हो जाएगा। क्लियर है, तो इसी तरह से मैं इसको भी लिख सकता हूँ एफ सी एम इज इक्वल टू एफ माइनस 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है, और जो आपके पास ये जो दो लिमिट आई, एक ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट, ये दोनों क्या कहलाती है आपके पास, कॉन्फिडेंस लिमिट कहलाती है, कॉन्फिडेंस लिमिट कहलाती है। अगर कोई एग्जामिनर आपसे पूछे कि कॉन्फिडेंस लिमिट कौन सी होती है आपके पास, तो ये दोनों आपके पास क्या होती है, कॉन्फिडेंस लिमिट होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड क्या बोलता है कि अगर आप किसी बीम को 20 साल के लिए डिजाइन कर रहे हैं और उसके ऊपर जो मैक्सिमम लोड आ सकता है वो आपका 2000 किलो न्यूटन आ रहा है, तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स लोड एक प्रकार का लोड है जो क्या बताता है कि सर 95% प्रोबेबिलिटी उसकी ये रहेगी कि सर उस बीम के ऊपर 2000 किलो न्यूटन से ज्यादा का लोड कभी नहीं आ सकता है। सिर्फ 5% ही प्रोबेबिलिटी उसकी ये रहेगी कि सर 2000 किलो न्यूटन से ज्यादा का लोड वहां पे आएगा। बट जब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, तो इसमें क्या बोलते हैं कि जब आप किसी क्यूब को कास्ट करें, मतलब आपने क्या किया है, M20 के टोटल 100 क्यूब कास्ट किए हैं, उन 100 क्यूब में से क्या होने चाहिए, 95 क्यूब ऐसे होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ आपके 20 और 20 से ज्यादा होनी चाहिए, और 5 क्यूब ही ऐसे होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ 20 से कम होगी। क्लियर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोलेंगे। क्लियर है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि बिल्डिंग कोड्स रिक्वायर्ड द पार्टीशंस लोड टू बी कंसीडर, कि एक बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग अगर आप पार्टीशन लोड को कंसीडर कर रहे हैं इवन विदाउट पार्टीशन इफ लाइव लोड इज लेस देन, इस तरह के क्वेश्चन जो है ये हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड में नहीं है, ये आपके पास अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के कोड में है, तो आप इसको पढ़ना नहीं है, बट इसको आप लगा सकते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो आपका 80 PSF होगा। PSF का मतलब क्या है यहाँ पर, पाउंड स्क्वायर फीट है डियर, और अगर मैं इसको न्यूटन पर mm में है तो ये एक तरह से स्ट्रेस की बात कर रहा है। क्लियर है, तो अगर न्यूटन में करेंगे हम तो 3.85 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखना है कि जो बिल्डिंग कोड रहता है आपके पास अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी का, वहां पे जो आपका अगर क्या है, पार्टीशन लोड टू बी कंसीडर किया गया है इवन विदाउट पार्टीशन, लाइव लोड इज लेस देन कितना रहेगा वहां पर 80 पाउंड स्क्वायर फीट रहेगा, यानी कि नियर अबाउट 3.85 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगा। क्लियर है, इस पे ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है कि इफ R1 1.1 एंड R2 1.2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L1 LR। देखिएगा LR की बात करता हूं मैं, तो LR क्या है यहाँ पर आपके पास, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हम, तो जो LR है मेरे पास वो क्या है, रूफ लाइव लोड है। वो क्या है सर, रूफ लाइव लोड है। और अगर मैं रूफ लाइव लोड की बात करता हूं LR की, तो क्या होता है आपके पास 20 R1 इंटू R2 होता है। तो अगर मैं इसको देखना चाहूं तो 20 इंटू 1.1, R1 कितना दिया है आपके पास 1.1 इंटू R2 कितना दिया है 1.2 दिया है। अगर मैं 20 का क्या मल्टीप्लाई करूं, अब मेरे पास कैलसी तो होगा नहीं, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले 20 का 10% कितना हुआ आपके पास 2 हुआ, उसमें 20 ऐड किया तो कितना हो गया 22 हुआ। अब 22 का मुझे कितने परसेंट लेना है, 20% और लेना है। पहले मैंने 10% लिया, मुझे 20%, तो 4 और आ जाएगा, तो 26 के समथिंग आएगा ये, तो ये 26.4 PS पाउंड स्क्वायर फीट आ गया, फुट आ गया, सॉरी नॉट फीट, फुट आ गया। तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होगा सर, यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा इसका कंसेप्ट भी हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं।
देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं सर किसकी, आपके R1 की, तो R1 क्या है यहाँ पर आपके पास, तो R1 है हमारे पास यहाँ पर रूफ एरिया रिडक्शन फैक्टर। क्या है सर, रूफ एरिया रिडक्शन फैक्टर है। ठीक है, जो बेस्ड है आपका किस पे बेस्ड है, ये जो बेस्ड है आपका बेस्ड द ट्रिब्यूटरी एरिया, बेस्ड ऑन द ट्रिब्यूटरी एरिया। जो किस पे बेस्ड पे है, आपके ट्रिब्यूटरी एरिया पे बेस्ड है डियर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एल आर की, तो एल आर क्या है आपके पास, जो मैंने अभी बताया, एल आर क्या हमारे पास, ये है आपके पास रूफ लाइव लोड। क्या है सर, ये रूफ लाइव लोड है आपके पास, जो किस में होगा आपके पास, पाउंड्स स्क्वायर फुट में होगा आपके पास। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर अगर मैं R की बात करता हूं, इसकी कुछ वैल्यूज होती है जो आपको याद रखनी, सिर्फ अपने नोट्स में इसको ऐड कर दीजिएगा। ये 1.0 होती है, 0.6 होती है आपके पास, और कितनी होती है आपके पास 1.2 से 0.01 AT। AT क्या है आपके पास, एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी। अगर आप 1 कब लेना है सर, 1 आपने तब लेना है जब आपके पास क्या हो, एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी AT इज लेस देन 200 फीट स्क्वायर हो। ठीक है, और 0.6 कब लेना है सर आपको, 0.6 आपको तब लेना है जब एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी आपके पास लेस देन 600 फीट स्क्वायर हो। ठीक है, उसी तरह से 1.2 माइनस 0.01 एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी आपको कब लेना है, इसको आप तभी लेना है जब आपके पास एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी 200 और 400 के बीच में हो, सॉरी 200 एंड 600 के बीच में हो, 600 फीट स्क्वायर के बीच में हो। क्लियर है। अब उसी तरह से हम बात करेंगे नेक्स्ट R2 की। R2 क्या है हमारे पास, ये है रूफ स्लोप रिडक्शन फैक्टर। R2 क्या है, रूफ स्लोप रिडक्शन फैक्टर, रूफ स्लोप रिडक्शन फैक्टर है हमारे पास। क्लियर है, जो किस पे बेस्ड है, जैसे हमने पहले किया था कि रूफ एरिया रिडक्शन फैक्टर किस पे बेस्ड था, आपके ट्रिब्यूटरी एरिया पे बेस्ड था। उसी तरह से हम बात करते हैं रूफ स्लोप रिडक्शन फैक्टर की, तो ये किस पे बेस्ड है, ये आपके रूफ स्लोप पे बेस्ड है। किस पे है सर, ये बेस्ड है रूफ स्लोप पे बेस्ड है। और जो रूफ स्लोप होगा आपके पास वो किस में होगा, आपका इंचेस पर फीट में होगा। वो किस में होगा, आपका इंचेस पर फीट में होगा आपके पास। क्लियर है। तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर R2 की बात करता हूं, तो R2 आपके पास ये वैल्यू अगर कभी कभी आपको पूछ ली जाए 1.0 और आपके पास 0.6 और आपके पास 1.2 और माइनस 0.05 F क्या बोलेंगे आपके पास, रूफ स्लोप। F क्या बोलेंगे हम, रूफ स्लोप। ठीक है, अगर हमारे पास रूफ स्लोप क्या हो, आपके पास मोर देन हो 4 इंचेस पर फीट, तो आपको क्या देना है सर, 1 लेना है R2। अगर आपके पास क्या हो, रूफ स्लोप क्या हो, मोर देन 12 इंचेस पर फीट हो, तो उस कंडीशंस में कितना लेना आपको, 0.6 लेना है। और अगर 4 और 12 के बीच में है तो 1.2 माइनस 0.0 F लेना है। 4 लेस देन F इज लेस देन 12। क्लियर है। तो ये चीजें हैं जो थोड़ा सा आप इसको माइंड में याद रखिएगा डियर। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि इन ए आरसीसी स्ट्रक्चर्स द टेंशन जोन लाइज इन द, कि आरसीसी स्ट्रक्चर्स में जो आपका टेंशन जोन है वो कहाँ पे लाई करता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपका वहां पर सेक्शन कैसा है। सर हमारे पे सेक्शन कैसा है या आपका वहां पर कौन सा बीम डिजाइन कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम सिंपल सी बात करते हैं किसकी, सिंपली सपोर्टेड बीम की, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं, तो दूसरा कौन सी बात करते हैं आप, कैंटिलीवर की बात करते हैं, कैंटिलीवर बीम की बात करते हैं। तो अगर आपके पास कुछ भी ऑप्शन में ना हो तो आपको क्या लेना है, आपने उसको एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम डिजाइन करना है, आज उसको एज ए रेक्टेंगुलर बीम डिजाइन करना है, या आज उसको एज ए रेक्टेंगुलर बीम डिजाइन करना है। तो उस केस में देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना रहा हूं, मान लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम है, और दूसरा आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है। दूसरा क्या है सर मेरे पास, ये कैंटिलीवर बीम है, वन एंड से फिक्स है, दूसरे एंड से फ्री है।
ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन कहाँ जनरेट होगा, तो देखिएगा अगर मैं यहाँ से लोड लगाऊंगा ऊपर, यहाँ से लोड लगेगा, यहाँ पे भी लोड, और पॉइंट लोड भी हो सकता है आपके पास, और वो क्या हो सकता है आपके पास, यूडीएल भी हो सकता है, वो भी क्या हो सकता है सर, वो यूडीएल भी हो सकता है। तो आपका बीम कैसे बेंड करने की कोशिश करेगा, कुछ इस तरह से बेंड करने की कोशिश करेगा, इस तरह से बेंड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ऊपर कंप्रेशन आएगा आपका, नीचे टेंशन आएगा, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन कहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम या रेक्टेंगुलर सेक्शंस में जो आपका टेंशन जनरेट होता है वो आपका बॉटम में होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ आपके कैंटिलीवर बीम में, तो कैंटिलीवर बीम में क्या हो रहा है, देखिएगा जब इसके ऊपर लोड आएगा तो ये कुछ इस तरह से एक्सपांड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, तो ऊपर का जो था अपर पार्ट था उसमें क्या आया सर, टेंशन आया। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल एक्सिस है दो पार्ट में, तो ऊपर आपका टेंशन आया, नीचे कंप्रेशन आया। तो यहाँ पे टेंशन कहाँ पे जनरेट हुआ आपका, यहाँ पे जो टेंशन जनरेट हुआ आपका वो अपर हुआ। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आपने ये भी सीखा था कि जहां पे आपका टेंशन जनरेट होगा वहां पे आप क्या प्रोवाइड करेंगे, रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इन दो बीम्स की, तो सिंपली सपोर्टेड बीम होगा या रेक्टेंगुलर सेक्शंस होगा, तो वहां पे जो हमारा रेइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड की जाएगी वो कहां पे प्रोवाइड की जाएगी सर, वो बॉटम में प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं यहाँ पे बॉटम में, बट कैंटिलीवर बीम कहां प्रोवाइड की जाएगी सर, आपके टॉप में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, टॉप में प्रोवाइड की जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर AST, और इसको भी लिख देते हैं सर AST। तो यहाँ पर जो हमारी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है वो कहाँ पे सर, बॉटम पे, और यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है वो सर अपर पे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो इसने टॉप बोला, मिडल बोला, साइड बोला, बॉटम, तो हम जो एज ए आइडियल मानते हैं कौन सा मानते हैं सर, हम उसको एज ए रेक्टेंगुलर मानेंगे या एज ए उसको सिंपली सपोर्टेड बीम मानेंगे। तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर हो गया वो आपका क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, क्योंकि उसने यहाँ पे किसी भी तरह के स्ट्रक्चर्स की बात नहीं की है। उसने ना यहाँ पर बीम बोला, ठीक है, और ना ही उसने यहाँ पर स्लैब बोला, और ना ही यहाँ पे उसने कॉलम बोला, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर तो उसने नहीं बोला। और जब नहीं बोला तो हम उसको एज ए आइडियल मानेंगे, क्या, उसको बॉटम बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेजर बीम इन ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज, कि जो आपके पास मेजर बीम होता है बिल्डिंग स्ट्रक्चर में उसको क्या बोलते हैं, उसको आप गर्डर भी बोल सकते हैं, उसको आप फ्लोर बीम भी बोल सकते हैं, और उसी को आप मेन बीम भी बोल सकते हैं। तो देखिएगा अगर मैं बात करता हूं किसकी, गर्डर की, तो गर्डर क्या करता है सर, हमारे पास गर्डर क्या, आपके पास ये हॉरिजेंटल सपोर्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है। ये क्या है सर, आपके पास हॉरिजेंटल सपोर्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद ये कहां किसको सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है आपके स्मॉल बीम को सपोर्ट करता है, जो छोटे बीम होते हैं उनको सपोर्ट करता है। क्लियर है। और इट इज आल्सो सपोर्टिंग टू द नंबर ऑफ जॉइस्ट, ये भी लिख सकते हैं आप, इट इज आल्सो सपोर्टिंग टू द नंबर ऑफ जॉइस्ट। अब ये स्टूडेंट बोलेंगे सर ये जॉइस्ट क्या होते हैं, जॉइस्ट भी एक प्रकार के बीम होते हैं, जो कैसे होते हैं आपके पास, लाइट सेक्शन के होते हैं, जो कैसे होते हैं, लाइट सेक्शन होते हैं। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। जो किसको सपोर्ट करते हैं, फ्लोर कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं सर, आपके फ्लोर कंस्ट्रक्शन को, फ्लोर कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मेजर बीम इन ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज, जिसको गर्डर भी होता है, मेजर ही होता है, फ्लोर भी मेजर होता है, और मेन बीम भी मेजर होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपके पास, डी हो गया है। ये तो गर्डर की बात क्लियर हुई है। अब गर्डर्स के बाद हम सेकंड क्या देखेंगे, सेकंड देखेंगे फ्लोर बीम। फ्लोर बीम क्या होते हैं आपके पास, ये भी देख लेते हैं। अगर मैं फ्लोर बीम की बात करता हूं तो फ्लोर बीम क्या करते हैं आपके पास, डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं आपके फ्लोर लोड ऑफ द बिल्डिंग, डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट्स ऑन द फ्लोर लोड्स स्ट्रक्चर पर। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गया है। और क्या करते हैं, ट्रांसफर दी
लोड गर्डर एंड कॉलम पर, और ये क्या करता है, ट्रांसफर भी, और ये भी फंक्शन है इनका, ट्रांसफर दी लोड गर्डर एंड कॉलम, गर्डर एंड कॉलम पे भी वो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है। इसके अंदर कौन से आते हैं आपके पास, फ्लोर बीम में, फ्लोर बीम में आते हैं जैसे आपके स्टील के स्ट्रक्चर हो गए, आरसीसी के स्ट्रक्चर्स हो गए, आपके वुडन के स्ट्रक्चर्स हो गए, ये सब किसके अंदर आते हैं, फ्लोर बीम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास होता है, तीसरा जो आता है आपके पास, वो मेन बीम आता है। मेन बीम क्या करता है, ट्रांसफर करता है लोड को डायरेक्टली स्लैब से कॉलम। ठीक है, अब आते हैं हम मेन बीम पर। मेन बीम्स क्या होता है, ये क्या करता है, डायरेक्टली सपोर्ट करता है, क्या करता है ये आपके पास, डायरेक्टली, या लिख सकते हैं लोड्स ट्रांसफर डायरेक्टली सपोर्ट, डायरेक्टली ये लिख दीजिएगा आप। क्या हुआ है कि जो मेन बीम्स होते हैं आपके पास, वो क्या करते हैं, लोड को ट्रांसफर करते हैं डायरेक्टली स्लैब्स टू कॉलम। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखना है, ट्रांसफर। तो यहाँ पे गर्डर भी किसका काम करता है, ये आपके पास एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर एक मेजर रोल करता है, जो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट करता है आपके स्ट्रक्चर को, और जिसमें कौन से आते हैं आपके पास, कुछ स्मॉल बीम कनेक्ट होते हैं। इट इज आल्सो सपोर्ट करता है आपके जॉइस्ट को। जॉइस्ट भी क्या है, एक प्रकार का बीम होता है जो लाइट सेक्शंस का होता है, जिसका यूज हम करते हैं फ्लोर कंस्ट्रक्शन की सपोर्टिंग के लिए। फ्लोर बीम की बात करते हैं तो फ्लोर बीम क्या करता है, डायरेक्टली सपोर्ट करता है आपके फ्लोर लोड ऑन दी स्ट्रक्चर पे, और ये ट्रांसफर करता है आपके लोड को गर्डर से कॉलम। क्लियर है। बट जब हम मेन बीम की बात करते हैं तो मेन बीम में क्या करता है, ये लोड ट्रांसफर करता है डायरेक्टली स्लैब टू कॉलम। क्लियर है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके सही है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपके पास, डी हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यानी कि आपके पास एफसीके दिया गया है, एफसीके दिया गया है और आपके स्टैंडर्ड डेविएशंस दिया है, सिग्मा दिया है। तो इसके केस में हमें क्या निकालना है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालना है। तो ये क्या हो जाता है आपके पास, एफसीके प्लस आपके पास 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन। एफसीके कितना है, 30 है, प्लस 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशंस। स्टैंडर्ड डेविएशंस कितना है आपके पास, 5 है। तो 5 का आप क्या कर दीजिएगा यहाँ से डायरेक्ट 50%। तो 5 का 50% कितना हुआ, 7.5 हुआ। 30 में आप 7.5 ऐड करोगे तो आपके पास 37 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि नियर अबाउट कितना आ गया आपके पास, 38.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ गया आपके पास वो क्या आ गया है, सी इसका राइट आंसर आ गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि M15 कंक्रीट इज यूज्ड। यहाँ पे हम M15 का यूज कहाँ करते हैं वो देखिएगा। M15 का जो यूज हम करते हैं उसका यूज हम फाउंडेशंस में करते हैं। कहाँ करते हैं सर, उसका यूज हम फाउंडेशंस में करते हैं और ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्शंस में करते हैं, और ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्शंस में करते हैं। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं M10 की, तो M10 का यूज आप कहाँ करते हैं सर, इसका यूज आप लेवलिंग कोर्स में करते हैं और बेडिंग ऑफ द फुटिंग करते हैं। कहाँ करते हैं सर, लेवलिंग कोर्स में करते हैं एंड बेडिंग ऑफ फुटिंग पे करते हैं। ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं M20, तो M20 का यूज कहाँ करते हैं हम, इसका सर आरसीसी स्ट्रक्चर्स में करते हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर्स में करते हैं। और ये जो है आपके पास आरसीसी का ये मिनिमम ग्रेड है, और अगर मैं बात करता हूँ M15, ये पीसीसी का क्या है, मिनिमम ग्रेड है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम M15 कहाँ करते हैं आप सर, करते हैं फाउंडेशंस में। तो आपके पास ये आ गया, तो यहाँ पर हम M15 करते हैं। ठीक है। आरसीसी का आप M20 करते हैं। आपने बताना है मुझे कि मास कंक्रीट वर्क्स और डैम्स पे कौन सा करते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया आपका
क्वेश्चंस। तो जितने भी हमने क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने डिटेल एनालिसिस से कवर किया है। आप भी इन क्वेश्चंस को इसी तरह से कवर करने की कोशिश कीजिएगा डियर।